राइट, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, यस यस सर। राइट, ओके, मैं खड़ा हो जाता हूँ, मेरे से बैठ के ट्रेनिंग होती नहीं। लेट मी स्टैंड अप। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, कितने लोग हमारे में से आज यहाँ पर हैं जो मोदी के में जीबीटी बनना चाहते हैं? सो अभी चैट चल नहीं रहा, पर मैं चाहूंगा कि आप सारे अपना हैंड रेज करें। इफ यू वांट टू, कितने लोग बनना चाहेंगे जीबीटी? ब्रिलियंट, क्या बात है। तो हम सारे जीबीटी बनना चाहते हैं, बट मेरा, अगर आप जीबीटी बनना चाहते हो तो मेरा पहला प्रश्न है आप सबके लिए, जो कि आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। एक फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है। जीबीटी इज अ 7%er who never quits dash. जीबीटी वो एक 7% वाला व्यक्ति है जो कभी भी क्या नहीं छोड़ता। So, मैं अगर चैट चल रही होती तो मैं आपके आंसर पढ़ सकता। प्रमोद सर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चैट को इनेबल किया जाए। सो जीबीडी इज अ 7%er who never quits dash। इसमें बहुत सारे आंसर आते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, ये जो बिजनेस है ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। तो हम इस बिजनेस में कहते हैं कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो अगर हम ध्यान से देखें, 7%er who never quits learning। अगर हम हमेशा सीखने को तैयार हों, कोचेबल रहें, टीचेबल रहें, एंड इफ वी आर ऑलवेज बिहेव लाइक अ स्टूडेंट ऑफ मोदी केयर, देन अल्टीमेटली हम जीबीटी बन जाएंगे और एक सुप्रीम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो हम सब ये तो एग्री करेंगे कि ये बिजनेस सीखने के ऊपर टिका हुआ है। जितना आप इस बिजनेस में सीखेंगे, जितना आप लर्न करेंगे, उतनी तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। बट माय नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट वी हैव टू लर्न टू बी सक्सेसफुल इन मोदी केयर? अगर आपसे मैं पूछूं एक ऐसा स्किल, वन स्किल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी स्किल कौन सा है, तो क्या कहेंगे आप? जेपी सर, मैं चाहूंगा कि आप 5-6 लोगों का माइक बेशक अनम्यूट रखें ताकि थोड़ा बातचीत होती रहे, हाँ ना बोलते रहे। तो सबसे मोदीगढ़ में सफल होने के लिए, वेल, वो स्किल है लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल यानी कि नेतृत्व की क्षमता। कैसे हम टीम को लीड करते हैं, कैसे हम टीम को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं, लीडरशिप स्किल। नाउ दिस बिजनेस इज अ लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस। आप अगर ध्यान से देखें, बाकी जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, बाकी सारे बिजनेसेस में बिजनेसमैन को बिजनेसमैन ही कहा जाता है, लेकिन सिर्फ इसी बिजनेस में हम बिजनेसमैन को लीडर कहते हैं। सो इट्स अ लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस। और आज हम इसी स्किल के बारे में बात करेंगे। टुडे वी गोना टॉक अबाउट 10 लॉज ऑफ लीडरशिप। 10 ऐसे सिद्धांत, 10 ऐसे प्रिंसिपल्स लीडरशिप के, जिनको यदि हमने सीख लिया और अपने बिजनेस में अपना लगा दिया, इसके ऊपर अप्लाई किया अपने बिजनेस के ऊपर, तो हम अपने बिजनेस में एक बहुत बड़ी ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। तो जानना चाहेंगे इन 10 लॉज के बारे में, 10 प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप? यस सर, यस सर, आई रिक्वेस्ट अगेन, अगर किसी तरह से हम शुरू कर सकें चैट, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। एनी हाउ सर, चैट नहीं होता है सर, अभी नहीं होगा सर। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके सर। सो 10 ऐसे सिद्धांत, 10 ऐसे प्रिंसिपल्स लीडरशिप के, जो कि हमारे बिजनेस को एक नई उड़ान देंगे, एक नया ऊंचाई पे लेकर जाएंगे। और जितने भी ये सिद्धांत हैं, ये सीखे जा सकते हैं, अप्लाई किए जा सकते हैं। और अगर आप देखेंगे, कई बार लीडर्स इसको बाय डिफॉल्ट बिना जाने अप्लाई कर देते हैं, लेकिन अगर हम इसको सीख कर करें, जान कर करें, तो हम अपनी सक्सेस की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले लॉ के बारे में बात करते हैं, द फर्स्ट लॉ ऑफ लीडरशिप, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सबसे जरूरी है इसको समझना। अगर आप इस लॉ को समझ लें तो आपको पूरी क्रिस्टल क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्या करना है मोदी केयर में आगे बढ़ने के लिए। सो दिस लॉ, द नंबर 1 लॉ, पहला प्रिंसिपल, जो पहला सिद्धांत है लीडरशिप का, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ द लिड। लॉ ऑफ द लिड। लिड क्या होती है? लिड बेसिकली होता है एक ढक्कन या एक कैप या एक
अपर लिमिट या एक सीलिंग। लिड इज द अपर लिमिट और द सीलिंग और अ कैप, इसे हम कहते हैं लिड। एंड लॉ ऑफ द लिड क्या कहता है? लॉ ऑफ द लिड कहता है कि हमारी सक्सेस कितनी होगी, हम कितना पैसा कमाएंगे, हमारा टाइटल क्या होगा, हमारा नेटवर्क कितना बड़ा होगा, इसके ऊपर भी एक लिड है, इसके ऊपर भी एक कैपिंग है, इसके ऊपर भी एक ऊपरी सीमा है। जहां पर लिड है हमारा बिजनेस वहीं तक जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज एक कैप लगा हुआ है, एक ढक्कन लगा हुआ है, एक ऊपरी सीमा है। और ये किस चीज की लिड है? ये सीमा, ये कैपिंग, ये लिमिट किस चीज की है? ये लिमिट है हमारे लीडरशिप एबिलिटी की, हमारे लीडरशिप स्किल्स की, या हमारे नेतृत्व की क्षमता की। सो लॉ ऑफ द लिड ये कहता है दैट एवरीथिंग rises and falls on leadership। इसका मतलब ये है कि हमारी सफलता, हमारा चेक, हमारा नेटवर्क उतना ही बड़ा होगा जितने हमारे अंदर लीडरशिप एबिलिटी है, या लीडरशिप स्किल्स हैं, या नेतृत्व की क्षमता है। ना अगर आप मोदीगर में ध्यान से देखें, मोदीगर के जो प्रोडक्ट्स हैं सबके लिए एक समान है। मोदीगर का जो सिस्टम है, मोदीगर का जो एजुकेशन सिस्टम है, सबके लिए एक समान है। फिर भी कोई नेटवर्क तेजी से आगे बढ़ता है और कोई नेटवर्क थोड़ा स्लो आगे बढ़ता है। फर्क कहाँ पे आ जाता है? फर्क आ जाता है कि जो नेटवर्क का जो लीडर है उसके अंदर लीडरशिप एबिलिटी कितनी है, लीडरशिप स्किल्स कितने हैं, नेतृत्व की क्षमता कितनी है। सो ये लॉ ये कहता है कि जितने ज्यादा हमारे अंदर लीडरशिप स्किल्स होंगे उतना ही बड़ा हमारा बिजनेस होगा। Everything rises and falls on leadership. Now to understand this, because this is an important law, हम 5 मिनट यहाँ पे लगाएंगे और इस लॉ को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप अगले 5 मिनट बिल्कुल डीपली इस लॉ को अंडरस्टैंड करिएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मोदीगर में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए। Let's say on a scale of 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक कोई एक व्यक्ति है जिसका जो लीडरशिप लिड है या जो लीडरशिप एबिलिटी है, लेट्स से वो 5 नंबर पे है। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरी लीडरशिप लिड 5 पर है तो मेरा बिजनेस मैक्सिमम कहां तक जाएगा? मेरा बिजनेस मैक्सिमम 4 या 5 तक जाएगा, क्योंकि लिड 5 पे है। और लॉ ऑफ द लिड ये कहता है कि जितनी एबिलिटी है बिजनेस उतना ही होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। तो अगर मेरी एबिलिटी, अगर मेरा लीडरशिप लिड 5 पर है तो आई कैन मैक्सिमम ग्रो अप टू द लेवल ऑफ 4 और 5। आई विल नॉट ग्रो टू द लेवल ऑफ 6, 7 और 8, बिकॉज जो लिड या जो कैप या लिमिट है वो 5 पर है। बट द गुड थिंग इज दिस कि बाय बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लीडरशिप, लगातार कोचेबल रह के, टीचेबल रह के, लीडरशिप के बारे में सीख कर हम अपनी इस लिड को ऊपर लेके जा सकते हैं। जो अभी 5 पे है, फॉर एग्जाम्पल, मैं सीख कर इसको 6, 7, 8 पर लेके जा सकता हूं। और जैसे जैसे मेरा लीडरशिप लिड ऊपर जाएगा वैसे वैसे मेरा बिजनेस भी ऊपर जाएगा। दिस लॉ ऑल्सो सेज कि अगर आपको जीबीडी बनना है तो पहले आप लीडर बनेंगे, उसके बाद आप जीबीडी बनेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले आप जीबीडी बन जाए और बाद में लीडर बने। नो, first we'll become a leader and then we'll become a GVD. Let's take few examples more to understand this law. कितने लोगों ने एप्पल के बारे में सुना है? Have you heard about Apple, Apple company? जिन्होंने सुना है वो अपने हैंड रेज करें। ओके, रोहन जी ने सुना है एप्पल के बारे में, राइट। बहुत सारे लोगों ने एप्पल के बारे में सुना है, ब्रिलियंट। नो, एप्पल जो आई मैक बनाती है या आईफोन बनाती है या आईट्यून्स जिसका आता है एप्पल का, एप्पल जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। द बिगेस्ट कंपनी, द लार्जेस्ट कंपनी इज एप्पल। एप्पल की शुरुआत की थी मिस्टर स्टीव जॉब्स ने 1980 के दशक में। और जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत की, एप्पल को एस्टैब्लिश किया, तो शुरुआती कुछ साल एप्पल के बहुत सही रहे और बहुत तेजी से एप्पल ग्रो करी। स्टीव जॉब्स एक ऐसे व्यक्ति थे, अभी तो उनका देहांत हो चुका है, उनके ऊपर लीडरशिप की कई सारी किताबें भी लिखी गई हैं। और स्टीव जॉब्स की जो लीडरशिप एबिलिटी थी वो थी अप टू द लेवल ऑफ 10, क्योंकि एप्पल के लीडर स्टीव जॉब्स थे जिनका लीडरशिप लिड बहुत ऊंचा था, एबिलिटी बहुत स्ट्रांग थी।
तो एप्पल उनके अंडर बहुत तेजी से ग्रो करी और शुरुआत के कुछ सालों में एक क्रांति की तरह एप्पल सबके सामने आई। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ कारणों से स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकलना पड़ा, स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकलना पड़ा। और जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल को छोड़ा, क्योंकि एप्पल की लीडरशिप लिड नीचे गिर गई, उतनी स्ट्रांग नहीं रही जितनी स्टीव जॉब्स के अंडर थी, तो एप्पल भी धीरे धीरे डी ग्रो करना शुरू कर गई और ये कगार आ गया कि एप्पल बंद होने के कगार पर पहुंच गई। इतना समय बुरा आ गया कि एप्पल बंद होने वाली थी। लेकिन एग्जैक्टली 12 साल के बाद स्टीव जॉब्स वापस एप्पल में आए और जैसे स्टीव जॉब्स वापस एप्पल में आए, एप्पल की लीडरशिप लिड ऊपर चली गई और बिजनेस उतना ही बड़ा होता है जितने लीडरशिप स्किल्स लीडर में होते हैं। तो जब स्टीव जॉब्स वापस आए, उन्होंने आईट्यून्स को लॉन्च किया, आईफोन के कई सारे वर्जन्स निकाले, आईमैक को रेनोवेट किया, आई स्टोर ओपन किए और उनकी लीडरशिप स्किल, उनकी लीडरशिप के अंदर एप्पल दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई। तो ऐसा क्या हुआ एप्पल में? स्टीव जॉब्स के अंडर एप्पल ने ग्रो किया, स्टीव जॉब्स के बिना एप्पल डी ग्रो किया। वेल, ये वाला लॉ, ये वाला सिद्धांत एक्शन में आया और ये सिद्धांत ये कहता है कि जितने ज्यादा लीडरशिप एबिलिटी, जितना ज्यादा लीडरशिप स्किल, उतना बड़ा बिजनेस। कितने लोग सौरव गांगुली को जानते हैं? सौरव गांगुली, कितने लोग क्रिकेट देखते हैं और सौरव गांगुली को जानते हैं? सब जानते हैं सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली जब इंडिया की टीम के कैप्टन बने, उससे पहले इंडिया की टीम के हालात बहुत खराब थे। इंडिया की टीम में कई सारे खिलाड़ी मैच फिक्सिंग के उसमें दोषी पाए गए, तो इंडिया की टीम का मोरल बहुत बुरा था और सारे मैच इंडिया की टीम हार रही थी। लेकिन फिर जैसे ही सौरव गांगुली को इंडिया की टीम का कैप्टन बनाया गया, इंडिया की टीम का मोरल एकदम से ऊपर उठ गया। इंडिया की टीम में पता नहीं कहां से एनर्जी आई, इंडिया की टीम इतनी बढ़िया बन गई कि 2003 वर्ल्ड कप में इंडिया की क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। ना खिलाड़ी बदले, ना बीसीसीआई का स्ट्रक्चर बदला, इंडिया की टीम का लीडर बदला। सफलता उतनी बड़ी होती है जितनी लीडरशिप लीडर में होती है। That's what this law of the lead is all about. तो हमारी भी सफलता मोदी केयर में उतनी ही होगी, हम भी उतने ही सफल होंगे मोदी केयर में जितने हमारे अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। अब हम बात करते हैं मोदी केयर की। आप सब जानते हैं कि मोदी केयर की शुरुआत की थी मिस्टर समीर मोदी जी ने साल 1996 में और उनके लीडरशिप के अंडर शुरुआती कुछ साल हमारे सारे पुराने लीडर्स जानते हैं मोदी केयर बहुत तेजी से आगे बढ़ी। लेकिन कुछ समय के बाद समीर मोदी जी को मोदी केयर की एक्टिव लीडरशिप, एक्टिव मैनेजमेंट, एक्टिव लीडरशिप में वो नहीं रहे, अपनी बाकी कंपनीज के ऊपर उन्होंने फोकस करना शुरू किया। तो जब मोदी केयर मिस्टर समीर मोदी जी के अंदर नहीं थी, मोदी ग्रो तो कर रही थी लेकिन स्पीड स्लो हो गई। लेकिन अब से तकरीबन 4 साल पहले, एग्जैक्टली 12 साल के बाद, जैसे ही समीर मोदी जी मोदी केयर में वापस आए और मोदी केयर की बागडोर को अपने हाथों में लिया, तो उसके बाद से मोदी केयर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती कंपनी बन चुकी है, the fastest growing direct selling company across the globe। तो ऐसा क्या हुआ? ना ही प्रोडक्ट चेंज किए, ना ही सिस्टम्स चेंज किए, सिस्टम्स भी वही, एम्प्लॉइज भी वही, कंसल्टेंट लीडरशिप भी वही। तो क्या फर्क आया मोदी केयर में? फर्क ये आया कि अब मोदी केयर के लीडर वो हैं जिनकी लीडरशिप लिड बहुत हाई है, जिनमें लीडरशिप एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। और जैसा कि ये लॉ कहता है, जितनी ज्यादा लीडरशिप एबिलिटी उतना बड़ा बिजनेस। सो अगर आप भी मोदी केयर में सफल होना चाहते हैं, आप भी में जीवीडी बनना चाहते हैं, आप भी मोदी केयर के थ्रू साल के करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, तो हमें कौन से स्किल के ऊपर काम करना है? तो वन स्किल दैट वी नीड टू लर्न इज लीडरशिप स्किल। तो क्या आप सब तैयार हैं सीखने के लिए? Are you ready? Great. Yes. Now let's do activity. मुझे बता तो नहीं पाएंगे, but let's do an activity. Let's say on a scale of 1 to 10, मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को रेटिंग दो कि आपके हिसाब से आपकी लीडरशिप लिड किस नंबर पे है।
आपके हिसाब से आपकी लीडरशिप लीड किस नंबर पे है? 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने नंबर पे है? लेट्स से सो कुछ लोग, मुझे मालूम है कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उनकी लीडरशिप लीड है 10 पे। 10 पे नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 10 पे हमारी लीडरशिप लीड है तो इसका मतलब है कि हमें सब कुछ आता है, हम भगवान हैं लीडरशिप के, और मनुष्य की तरह हमने अवतार लिया है और हमें कुछ भी सीखने की जरूरत है। अगर आपकी लीडरशिप लीड 10 पे है तो इसका मतलब है कि आपकी टीम में 100 जीवीडी भी होने चाहिए, अभी वो नहीं है। 9 भी नहीं हो सकती, 9 का मतलब है कि आपकी टीम में कम से कम 50 जीबीडी होने चाहिए, और 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 हो तो आप ये ट्रेनिंग अटेंड ना कर रहे होते। मैक्सिमम लोगों की जो लीडरशिप लीड है वो 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बीच में होंगी। बट द गुड थिंग इज कि जैसे जैसे आप लीडरशिप लीड को ऊपर लेके जाओगे, वैसे 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 आपका बिजनेस ऊपर बढ़ेगा। सो दिस इज द लॉ ऑफ द लीड, जो ये कहता है कि लीडरशिप सीख कर बिजनेस इंक्रीज किया जाता है। चलें आगे, shall we move forward? Yes, sir. All right, let's come to the law number 2, दूसरा सिद्धांत लीडरशिप का, second principle of leadership, and this is again very very important to understand, and this is called law of personal power. Law of personal power. Law of personal power ये कहता है कि लीडर बनने के लिए हमें किसी टाइटल, डेजिग्नेशन, अथॉरिटी या पोजीशन की जरूरत नहीं है। लीडर बनने के लिए हमें पोजीशनल पावर नहीं चाहिए, लीडर बनने के लिए हमें चाहिए पर्सनल पावर। दिस लॉ ऑल्सो सेज कि चाहे इस समय हम 7, 10 या 13% के लेवल पे क्यों ना हो, चाहे इस समय हमने नया नया मोदी केयर क्यों ना शुरू किया हो, चाहे हमारे पास कोई टाइटल, कोई डेजिग्नेशन, कोई अथॉरिटी ना हो, लेकिन अगर हमारे पास पर्सनल पावर है तो हम लीडर बन सकते हैं। बिकॉज लीडरशिप इज नॉट अबाउट पोजिशनल पावर बट पर्सनल पावर। नाउ व्हाट इज पर्सनल पावर? ये पर्सनल पावर होती क्या है? हम सब ये जानते हैं कि लीडरशिप मतलब है लोगों को प्रभावित करना। जो व्यक्ति लोगों को प्रभावित कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो लीडर है। और इन्फ्लुएंस करने के लिए पोजीशन, डेजिग्नेशन, टाइटल नहीं, इन्फ्लुएंस करने के लिए पर्सनल पावर चाहिए होती है। सो इन्फ्लुएंस इज अ रोल ऑफ पर्सनल पावर। सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस लॉ। मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी भी पॉलिटिकल थॉट से मेरा रिलेशन नहीं है, लेकिन अभी जो मैं एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ उसको पॉलिटिक सेंस में ना लिया जाए, जबकि इस सेंस में लिया जाए कि हमने इस सिद्धांत को समझना है। क्योंकि मैं एग्जांपल दे सकता हूँ ये, आप इसको पॉलिटिक्स की सेंस में मत समझिएगा। तो मुझे बताएं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज से चाहे हम खुश हो या ना खुश हो वो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें इतना मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही छोटे से परिवार से आते हैं, मामूली से परिवार से आते हैं, और उनके परिवार में कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं था, कोई भी पोजिशनल पावर उनके पास नहीं थी। उन्होंने धीरे धीरे स्ट्रगल किया, ग्रो किया, और अपनी पर्सनल पावर के थ्रू आज वो हमारे देश के सबसे बड़े नेता बने। और नरेंद्र मोदी जी के विपक्ष में सबसे बड़े नेता कौन है? नरेंद्र मोदी जी के विपक्ष में सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी के पास पोजिशनल पावर थी शुरू से। इनफैक्ट उनके परिवार में उनके परदादा जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी हमारे देश की प्रधानमंत्री रही, उनकी माता जी हमारे देश की, उनकी पिताजी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, उनकी माता जी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। उनके घर में जब भी डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच होता होगा तो शायद पॉलिटिक्स की ही बातें होती होंगी। तो उनके पास बेशक शुरू से पोजिशनल पावर रही, लेकिन उतनी बड़ी पर्सनल पावर नहीं है जितनी पर्सनल पावर नरेंद्र मोदी जी में है। और पर्सनल पावर का मतलब क्या है कि कितना आप लोगों को प्रभावित कर पाते हैं। सो एक व्यक्ति किसके पास पोजिशनल पावर थी वो लीडर नहीं बन पाया उतना बड़ा, और एक व्यक्ति जिसके पास पोजिशनल पावर नहीं थी वो हमारे देश का सबसे बड़ा लीडर बन गया।
So leadership is not about positional power but personal power. So if we have the personal power, we'll become a leader in Modicare. Now let's take one more example. और अभी जो मैं एग्जांपल लूंगा वो एक बहुत ही अच्छी मूवी है लगान. कितने लोगों ने लगान मूवी देखी है आमिर खान की? If you can raise your hands, have you seen लगान मूवी? सबने देखी है? Brilliant. Now लगान मूवी का मैं आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा लगान मूवी से. So लगान मूवी का बैकग्राउंड ये है कि एक गांव है, बहुत गरीब सा गांव है, बारिश नहीं हो रही, अकाल पड़ा हुआ है, खेती बाड़ी नहीं हो पा रही, और उस गांव में जितने भी किसान हैं उनको लगान भरना पड़ता है अंग्रेजों को. उस गांव में एक राजा है और एक सरपंच है. राजा के पास पोजिशनल पावर है, अथॉरिटी है, डेजिग्नेशन है, टाइटल है. सरपंच के पास भी पोजिशनल पावर है, अथॉरिटी है, डेजिग्नेशन है, टाइटल है. लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या राजा और क्या सरपंच, क्या दोनों में इतना करेज था कि वो अंग्रेजों के अगेंस्ट खड़े हो पाए? बिल्कुल भी नहीं. बेशक उनके पास पोजिशनल पावर थी, लेकिन उनके पास पर्सनल पावर नहीं थी. Yes. तो तभी करके वो गांव के लीडर बनके नहीं उभरे. लेकिन उसी गांव में एक लड़का था, मामूली सा एक लड़का, साधारण से परिवार का लड़का था. ना पोजीशन थी, ना अथॉरिटी थी, ना टाइटल था, ना डेजिग्नेशन था. क्या नाम था उस लड़के का? आप सबको याद होगा, उस लड़के का नाम था भुवन. भुवन के पास कोई पोजीशन नहीं थी, पर भुवन के पास क्या था? भुवन के पास थी पर्सनल पावर. एंड दैट इज व्हाई भुवन बिकेम द लीडर ऑफ दिस विलेज. सो अगर हम लीडर बनना चाहते हैं तो हमें ये नहीं सोचना कि पहले हम एक बड़ा टाइटल अचीव कर लें उसके बाद लीडर बनेंगे. नो, हम शुरू से, चाहे आज हमारा पहला दिन क्यों ना हो, चाहे हमारी टीम में सिर्फ एक व्यक्ति क्यों ना ज्वाइन किया हो, अगर हमारे पास पर्सनल पावर है, यानी कि हम लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, तो हम लीडर हैं. और ये पर्सनल पावर, ये प्रभावित कैसे किया जा सकता है, क्या क्या करना पड़ेगा, ये सीखने के लिए जो हमारी ये वर्कशॉप है, अभी तो हम इसकी सिर्फ आपको थ्योरी बता रहे हैं इन लॉज की, बट दिस इज बेसिकली अ 6 आवर्स वर्कशॉप, एक फुल डे वर्कशॉप है. तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हम इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करेंगे, और मैं चाहूंगा कि हम सारे इस वर्कशॉप को अटेंड करें, जिसमें कि हम कई सारे रोल प्लेस, एक्टिविटीज, गेम्स, वीडियोस, स्टोरीज के थ्रू हम सीखेंगे हाउ टू बिल्ड पर्सनल पावर. सो गुड, आर यू एक्साइटेड? चलें आगे. राइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. लॉ नंबर 3, एंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, तीसरा सिद्धांत लीडरशिप का, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कलेक्टिव विजन. लॉ ऑफ कलेक्टिव विजन. लीडर का विजन होना बहुत जरूरी है. नेचुरली एक विजन, एक दूरदृष्टि, एक गोल के बिना कोई भी व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता. बट द की वर्ड हियर इज कलेक्टिव. अगर एक व्यक्ति आपके पास आए और आपको कहे कि आप मेहनत करो, आप खून पसीना बहाओ, आप लॉकडाउन में भी बाहर जाओ और मेहनत करो, जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे उतनी लंबी गाड़ी मेरे पास आएगी. अगर वो व्यक्ति स्वार्थी हो, सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचे, क्या आप उसको एज अ लीडर मानोगे? नहीं. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो एक लीडर के लिए जरूरी है कि वो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, वो सिर्फ अपने लिए एक पर्सनल विजन ना रखे, वो सिर्फ अपने लिए एक पर्सनल गोल ना रखे, जबकि उसका जो विजन होना चाहिए वो पूरे समूह या पूरे ग्रुप या पूरे नेटवर्क या पूरे गांव के लिए होना चाहिए, जैसा कि भुवन का था. So a leader cannot only think about himself. Leader has to think about the group, the team, the network. So भुवन, अगर हम मूवी की बात करें, भुवन में क्योंकि पर्सनल पावर थी, क्योंकि करेज था, तो भुवन ने अंग्रेजों को चैलेंज किया कि मैं तुम्हें तुम्हारे ही खेल में हराऊंगा, और अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे खेल में हरा दिया तो गांव वालों को 3 साल का लगान तुम्हें माफ करना पड़ेगा. ना मुझे बताएं, भुवन का विजन अपने लिए था या गांव वालों के लिए था? भुवन का विजन गांव वालों के लिए था. Yes. वो ये नहीं सोच रहा था कि मैं अंग्रेजों को हराऊंगा और मैं पॉपुलर हो जाऊंगा तो मैं गोरी के बाप से गोरी का हाथ मांग लूंगा और मेरी शादी हो जाएगी मेरी गर्लफ्रेंड से.
वो अपने बारे में नहीं सोच रहा था, वो सोच रहा था गांव वालों के बारे में। उसका विजन अपने लिए पर्सनल विजन नहीं था, उसका कलेक्टिव विजन था। एंड दैट इज व्हाई ही वाज अ लीडर। हमारे देश में ज्यादातर लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि लोगों को मालूम है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो अपने बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचते। लेकिन अगर कोई ऐसा लीडर आए जो अपने बारे में बाद में सोचे लेकिन पहले लोगों के बारे में सोचे, तो सारे लोग उसको पसंद करेंगे। सो लीडरशिप इज नॉट इजी, डोंट गेट मी रॉन्ग, लीडरशिप इज नॉट इजी, लीडरशिप इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत मुश्किल होता है कि अपने बारे में सोचने से पहले लोगों के बारे में सोचना। दिस इज वेरी डिफिकल्ट एंड दैट इज व्हाई लीडरशिप, वी से लीडरशिप इज नॉट इजी। बट लेट मी टेल यू, अगर आप एक कर सके, अगर आपके बॉडी लैंग्वेज में, बातों में, हाव भाव में लोगों को ये पता चले कि जो ये सामने वाला व्यक्ति है ये हमारे बारे में, ये टीम के बारे में, नेटवर्क के बारे में सोच रहा है, then you can become a real leader. Although leadership is not easy, but it is worth it. फायदा बहुत है। मुझे बताएं मिस्टर समीर मोदी जी का क्या विजन है? जेपी सर, अगर कुछ 4-5 लोगों को आप अनम्यूट कर दें। मिस्टर समीर मोदी जी का क्या विजन है? आजादी। आजादी। पूरे हिंदुस्तान में हर मिस्टर समीर मोदी जी का क्या ये उनका अपने लिए पर्सनल विजन है या ये कलेक्टिव सबके लिए विजन है? कलेक्टिव। He wants every Modi-Karian to be आजाद, every Indian to be आजाद। और बाकियों की आजादी के लिए, मोदी-Karians की आजादी के लिए शायद वो अपना पैसा दांव पे लगा देते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है कि वो स्वार्थी नहीं है, वो अपने लिए नहीं सोच रहे, वो मोदी-Karians और इंडियंस के लिए पहले सोच रहे हैं। That is why he is a leader। तभी करके जो वो डायरेक्शन देते हैं लोग उसके ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं। So if we also want to become a leader, we also need to have a collective vision। हमारी टीम, हमारा ग्रुप, हमारा नेटवर्क, उनके लिए हमारी क्या विजन है? सिर्फ पर्सनल नहीं सोचना, हमें सबके लिए इकट्ठा सोचना है। गुड, चलें आगे। जा रहे सब कुछ सर के ऊपर से? ओके, आई एम श्योर समझ में आ रहा होगा। आई होप सर के ऊपर नहीं जाता है, सर के अंदर जाता है सर, सर के अंदर जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लॉ, द लॉ नंबर 4, चौथा प्रिंसिपल, चौथा सिद्धांत लीडरशिप का। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल लॉ एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कॉन्फिडेंस। एक लीडर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, वो ये है कि एक लीडर में विश्वास होता है अपने ऊपर, अपने डिसीजन के ऊपर, अपने कहे शब्दों के ऊपर, अपने विजन के ऊपर। और कुछ लोगों के ना कहने पे या कुछ लोगों के सपोर्ट ना करने पे, या अगर लोग लीडर को एनकरेज ना करें तो वो लीडर डगमगाता नहीं है, वो अपने डिसीजन से हटता नहीं है, वो टिका रहता है। उसको कॉन्फिडेंस है अपने डिसीजन पे और अपने विजन के ऊपर। दिस इज द लॉ ऑफ कॉन्फिडेंस। और जब लोग देखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति में कॉन्फिडेंस है, तो ही वो सामने वाले व्यक्ति को एज अ लीडर कंसीडर करते हैं। ना अगर आपको मूवी में ध्यान हो, लगान मूवी में, तो भुवन ने चैलेंज किया अंग्रेजों को कि मैं तुम्हें तुम्हारे ही खेल में हराऊं। चैलेंज करने के बाद भुवन गया गांव वालों के पास और गांव वालों को बोलता है कि देखो, मैंने अंग्रेजों को चैलेंज किया है और हम उनको हराएंगे और हमें 3 साल के लिए लगान से मुक्ति मिलेगी। तो गांव वाले भुवन को क्या कहते हैं? क्या गांव वाले भुवन को शाबाशी देते हैं? क्या गांव वाले भुवन को कहते हैं कि वेल डन? क्या गांव वाले भुवन को कहते हैं कि तुमने बहुत दिया किया? बिल्कुल भी नहीं, मना करते हैं। गांव वाले भुवन को गाली निकालते हैं, उसे पीटते हैं, उसे कहते हैं तू पगला गया है भुवन, तू पागल हो गया है, तू क्या करके आ गया, खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। इनफैक्ट गांव वाले ने भुवन को बोला कि भुवन जा और अंग्रेज से माफी मांग के आ। लेकिन मुझे बताएं कि क्या भुवन अंग्रेज के पास गया माफी मांगने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भुवन में क्या था? करके दिखाया। कॉन्फिडेंस था। भुवन को ये मालूम था कि वो अंग्रेजों को हरा सकता है। भुवन को ये मालूम था कि अगर उसने अंग्रेजों को हराया तो गांव में खुशहाली आएगी। और इसीलिए भुवन अपने शब्दों के ऊपर, अपने डिसीजन के ऊपर, अपने विजन के ऊपर टिका रहा। बेशक शुरुआत में भुवन की किसी ने भी हेल्प नहीं की। हाँ,
उसने जो भी उसको बहुत तो ना सुनने को मिला, भुवन ने उसको अपना साथी बना लिया। और ऐसा मेरे हिसाब से हम सबके साथ भी हुआ होगा। जितने भी लोग आज यहाँ पे, आई एम श्योर कुछ ऐसा हमने भी फेस किया होगा। जब आपने मोदी के नया नया ज्वाइन किया था, दिल के ऊपर हाथ रख के बताइएगा, जब आपने मोदी के नया नया ज्वाइन किया था और आप गए अपने परिवार के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, और आपने उनको बोला कि देखो मैंने मोदी का ज्वाइन किया और मैं मोदी का बिजनेस करके आजादी अचीव करूंगा, तो आपके फैमिली, फ्रेंड, नेबर्स, रिलेटिव्स ने आपको क्या बोला? शाबाशी दी? रिजेक्ट किए, रिजेक्शंस दिए, किसी ने एनकरेज नहीं किया, सबने बोला ये बिजनेस नहीं चलता। लेकिन आज वही व्यक्ति मोदी केयर में बड़ा पैसा कमा रहा है जिस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस था, जो व्यक्ति ना सुनने के बावजूद अपने डिसीजन पर टिका रहा। लेकिन जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी कि जो लीडर नहीं है, वो 2, 3, 4, 5 लोगों की ना सुनने के बाद घर बैठ जाता है। और अब ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा कॉन्फिडेंट महसूस करें। जब कभी हम ना सुनते हैं, नेचुरली डाउट आएगा, नेचुरली कंफ्यूजन होगा, नेचुरली हम थोड़े से नर्वस होंगे। पर एक लीडर को मालूम है कि अगर मैं इस समय कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट मैं कॉन्फिडेंट व्यक्ति की तरह चल तो सकता हूं, बात तो कर सकता हूं, बॉडी लैंग्वेज तो ले सकता हूं। और अगर आप इस तीसरी लाइन को ध्यान से देखें, ये मिस्टर समीर मोदी जी ने हमें सिखाया है, फेक इट टिल यू मेक इट। अगर आप इस समय कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, जब तक आप वाकई में कॉन्फिडेंट महसूस करना नहीं शुरू कर देते, एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी की तरह बिहेव तो करें, बोल तो सही, बॉडी लैंग्वेज तो वैसी रखे। और जब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी शब्द कॉन्फिडेंट व्यक्ति की तरह हो जाते हैं, तो आप में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है। yes. कैसा रहे अगर हमारे देश के एक प्रधानमंत्री आए हमारे सामने और उनके माथे पे शिकन हो और पसीना बह रहा हो और वो नर्वस हो, क्या हम उनको लीडर मानेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो कॉन्फिडेंस एक लीडर की सबसे बड़ी पहचान है। चाहे मैं अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बट फेक इट टिल यू मेक इट। मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूं अभी, क्यों आप लोग आपकी टीम को ज्वाइन करते हैं। लोग आपकी टीम में इसलिए ज्वाइन नहीं करते कि मोदीगढ़ में बहुत बड़ा पैसा है या मोदीगढ़ के प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं। नो, लोग आपकी टीम में इसलिए ज्वाइनिंग लेते हैं क्योंकि वो आप में कॉन्फिडेंस देखते हैं। यस यस। अगर हम 62% जो हमारा पे आउट है बीवी का, उसको बढ़ाकर 100% भी कर दें, लेकिन अगर हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, चाहे मैं पे आउट बढ़ा के 100% कर दूं, तो भी लोग हमें ज्वाइन नहीं करेंगे। इट्स अबाउट द कॉन्फिडेंस ओनली। सामने कोई भी हो, कॉन्फिडेंस के साथ उसका हमें सामना करना है, उसको आंसर देना है, उसको जवाब देना है। कंपटीशन भी आएगा आपके सामने, कंपटीशन इज अ रियलिटी। तो कंपटीशन का कोई व्यक्ति जब आपके सामने आता है, मुझे मालूम है भुवनेश्वर में नहीं फटक सकता कंपटीशन का कोई भी आदमी, क्योंकि भुवनेश्वर के जो हमारे लीडर्स है, प्रमोद आचार्य एंड द फुल टीम इज कॉन्फिडेंट। तभी करके भुवनेश्वर में कोई कंपटीशन का आदमी नहीं आता। सो रहेंगे कॉन्फिडेंट? यस। ब्रिलियंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लॉ, द पांचवा सिद्धांत लीडरशिप का, एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ बाय इन। लॉ ऑफ बाय इन। मुझे बताएं कि हमारे देश में ज्यादा पॉपुलर कौन है? हमारे देश में बेसिकली 3 लोग पॉपुलर हैं। एक तो हमारे देश में पॉलिटिशियंस पॉपुलर होते हैं, फेमस हैं पॉलिटिशियंस। दूसरा हमारे देश में जो मूवी स्टार्स हैं, बॉलीवुड स्टार, वो पॉपुलर हैं। और तीसरा क्रिकेटर यानी कि स्पोर्ट्स स्टार पॉपुलर है। यस। और चौथा हमारे जीबीडीज अब पूरे देश में पॉपुलर है, राइट? लेकिन ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं पॉलिटिशियंस की या मूवी स्टार्स की या क्रिकेट स्टार्स की, ये तीनों इक्वली पॉपुलर हैं। पर मुझे ये बताएं कि जब ब्रांड एंडोर्समेंट की बात होती है, किसी एड को बनाने की बात होती है, तो क्या आपने किसी भी एडवर्टीजमेंट में, किसी भी एड में किसी पॉलिटिशियन को देखा है? नहीं। या कभी कोई पॉलिटिशियन आपने किसी एड में देखा है? बिल्कुल भी नहीं। चाहे पॉलिटिशियन मूवी स्टार और क्रिकेट स्टार की तरह इक्वली पॉपुलर है,
पर कभी भी पॉलिटिशियन ऐड में नहीं आते। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि ज्यादातर पॉलिटिशियंस को पसंद नहीं करते। उनका पॉलिटिशियंस के लिए बाय इन ही नहीं है। और अगर मैं किसी लीडर को पसंद नहीं करता तो उसके दिखाए गए विजन को भी पसंद नहीं करूंगा। Yes. If I do not like a leader, I will not like the vision he is proposing or selling. तो पहले हमें लीडर के ऊपर विश्वास होता है, उसके बाद लीडर के दिखाए गए विजन के ऊपर विश्वास होता है। तो लॉ ऑफ बाइन ये कहता है कि लोग पहले लीडर के ऊपर विश्वास करते हैं और उसके बाद लीडर के विजन के ऊपर विश्वास करते हैं। एंड इफ वी वांट टू बिकम अ लीडर, तो हमें क्या करना है? हमें पहले लोगों का बाय इन अपने लिए लेना है। हमें पहले लोगों का बाय इन अपने लिए लेना है। जब लोगों का हमारे ऊपर विश्वास हो जाता है, जब लोगों को लगता है कि यस ही कैन डू इट, ही हैज द एबिलिटी, तो जो भी हम विजन दिखाते हैं या जिस भी गोल की टारगेट की हम बात करते हैं, तो लोग फिर उसके पीछे भी हो जाते हैं। आप सबको याद होगा, अगर हम इस लॉ को थोड़ा बहुत ध्यान से समझें, सलमान खान थम्स अप की एड में पहले आते थे। थम्स अप की एड किया करते थे। थम्स अप जो कोल्ड ड्रिंक थी, कोल्ड ड्रिंक जो है थम्स अप, बहुत बिकती थी। सलमान खान को बहुत सारे लोग पसंद करते थे। तो सलमान खान जिस प्रोडक्ट को पसंद करते थे, लोग भी उस प्रोडक्ट को पसंद करना शुरू कर दिए। लेकिन फिर कुछ समय के बाद सलमान खान एक्सीडेंट के केस में फंस गए, चिंकारा किलिंग ब्लैक बक केस में फंस गए, और लोगों की जो लाइकिंग थी, लोगों की जो पसंद थी सलमान खान के लिए, वो कम हो गई। और अगर मैं किसी एक व्यक्ति को पसंद नहीं करता, तो वो व्यक्ति जिस चीज को पसंद करता है, मैं उसको पसंद नहीं करूंगा। तो क्योंकि लोग सलमान खान को पसंद करना कम कर दिए, तो थम्स अप की बिक्री भी कम होगी ऑटोमेटिकली। और इसीलिए भी थम्स अप वाले सलमान खान को निकाल दिया और उसकी जगह लेके आए अक्षय कुमार को, जिसको लोग पसंद करते थे। अब प्रोडक्ट वही है थम्स अप, लेकिन लीडर को पसंद करते हैं या नहीं। सो फर्स्ट वी हैव टू बाय इन फॉर आवरसेल्व्स। एक बार जब हमारे ऊपर बाय इन हो जाएगा, उसके बाद हम जो भी विजन दिखाएंगे लोग उसको फॉलो करेंगे। और लगान मूवी में भी ऐसा ही हुआ। गांव वालों ने भुवन को गालियां निकाली, उसको बोला जा माफी मांग के अंग्रेज से। भुवन में कॉन्फिडेंस था, भुवन टिका रहा, हटा नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे भुवन ने गांव वालों का विश्वास जीता और गांव वालों का बाय इन लिया, गांव वालों को अपनी तरफ किया। तो अगर किसी को मूवी याद हो, तो ऐसा क्या किया भुवन ने गांव वालों का बाय इन लेने के लिए? व्हाट डिड भुवन डू इन द मूवी? किसी को अगर ध्यान हो, क्या किया भुवन? बहुत कॉमनली अपने बिजनेस में वो करते हैं। भुवन ने डेमो करके दिखाया। प्रैक्टिस। भुवन ने डेमो करके दिखाया। तो भुवन ने एक लड़के को बोला कि गेंद फेंक। लड़के ने गेंद फेंकी, भुवन ने जोरदार बल्ला घुमाया और गेंद दूर मंदिर के घंटे पे जाके लगी। और जब गांव वालों ने देखा, अरे भुवन को तो बैटिंग करने आती है, भुवन की तो बात में दम है, बैटिंग इतनी आसान है, जैसे गिल्ली डंडा हम भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके एक एक करके भुवन की बात के ऊपर लोग विश्वास करना शुरू हो गए। और हमें भी जब बाइन लेना है लोगों से अपने बिजनेस के लिए, तो पहले हमारे लिए अपने ऊपर बाइन लेना है। और शायद हमें डेमो करके दिखाना पड़े, शायद हमें अपने कनेक्ट मैगजीन शेयर करनी पड़े, शायद हमें लोगों के टेस्टिमोनियल शेयर करने पड़े। लेकिन जब लोगों का विश्वास आपके ऊपर हो जाएगा दैट ही कैन डू इट, तो लोग आपके पीछे खड़े हो जाएंगे और आपके विजन के साथ जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द लॉ ऑफ बाइंग। नाउ कैसे बाइंग लेना है, कैसे रेपो बिल्ड करनी है? सो देयर आर टेक्निक्स टू इट। जब हम फुल डे की वर्कशॉप करते हैं, तो देयर इज अ टेक्निक जिसको हम कहते हैं NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हाउ टू बिल्ड रेपो। तो जब लॉकडाउन खत्म होगा, वी विल डू अ फुल डे वर्कशॉप, और उसमें हम ये डिटेल में बात करेंगे हाउ टू टेक बाइंग फ्रॉम द पीपल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लॉ। छठा लॉ लीडरशिप का, छठा सिद्धांत, और इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। चुंबक को खींचती है, चुंबक लोहे को खींचती है। चुंबक कभी भी प्लास्टिक या लकड़ी को नहीं खींचता।
Yes. लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ये कहता है who you are is who you attract. जैसे आप हो वैसे ही लोग आपको मिलेंगे, आप ही की तरह आपके जैसे लोग आपके नेटवर्क में आएंगे. Who you are is who you attract. So भुवन ने लोगों का बाइन ले लिया, गांव वालों का बाइन ले लिया, और अब भुवन की टीम बनना शुरू हो गई. और भुवन की टीम में 10 खिलाड़ी गांव से ही आ गए. लेकिन भुवन को चाहिए था एक ऐसा खिलाड़ी जो भुवन की तरह जोशीला हो, पैशनेट हो, टैलेंटेड हो, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब करना जानता हो. तो पता नहीं कहां से भुवन की पॉपुलैरिटी को सुनकर एक सरदार जी भुवन की टीम में आ गए. क्या नाम था उन सरदार जी का? याद सर, याद पढ़ नहीं पड़ता है. उन सरदार जी का नाम था देवा सिंह सोडी. अच्छा. तो जैसा भुवन था वैसा ही भुवन को एक एक खिलाड़ी मिल गया. Who you are is who you attract. So मान के चलिए एक व्यक्ति है जिसका नेटवर्किंग में कोई विश्वास नहीं है, उसका सिस्टम, डुप्लीकेशन, एजुकेशन में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन वो विश्वास करता है सेट वर्किंग में, लोगों को खरीदने में, बेचने में, सेट वर्किंग करने में, मैनिपुलेशन करने में. तो उसकी टीम में कैसे लोग आएंगे? नेटवर्कर्स आएंगे या सेट वर्कर्स आएंगे? टीम में भी सेट वर्कर्स ही आएंगे, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही लोग उसको मिलेंगे. और वो हमेशा डर में रहेगा कि पता नहीं कोई उससे बड़ा सेट वर्कर मेरे सेट वर्कर्स को सेटिंग देके लेना चाहता है. लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सेट वर्किंग में विश्वास नहीं रखता लेकिन नेटवर्किंग में विश्वास रखता है, वो एजुकेशन में, डुप्लीकेशन में, सिस्टम में, हेल्प करने में विश्वास रखता है, उसको मालूम है कि ये 6 महीने का बिजनेस नहीं है, ये पीढ़ियों का बिजनेस है, वो होम मीटिंग करने में विश्वास रखता है, वो ट्रेनिंग करने में विश्वास रखता है, तो उसकी टीम में कैसे लोग आएंगे? उसकी टीम में उसके जैसे ही लोग आएंगे, नेटवर्कर्स आएंगे. सो ये लो ये भी कहता है कि जो काम आप चाहते हो कि आपकी टीम करे वो आप पहले करना शुरू कर दो. सो अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम 100 पीवी करे 2 तारीख को, तो आप भी 100 पीवी करो 2 तारीख को. अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम जूम मीटिंग्स करे, होम मीटिंग्स करे, तो आप भी जूम मीटिंग, होम मीटिंग करो. अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम बढ़िया ड्रेस पहन के, फॉर्मल शर्ट पहन के जूम मीटिंग में आए, तो पहले आपको भी वो करना पड़ेगा. सो who you are is who you attract. और मैंने कई बार ये देखा है कुछ लोगों से जो कहते हैं यार मेरी टीम काम नहीं करती. तो सबसे पहले मैं उनसे बोलता हूँ कि आपकी टीम आपकी परछाई है, आपका प्रतिबिंब है, आपकी शैडो है आपकी टीम, क्योंकि जैसे आप हो वैसे ही लोग आपको मिलते हैं. सो जैसे लोग आप चाहते हो आपकी टीम में वैसा आप बन जाओ. दिस इज द लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. गुड, shall we move forward? Yes sir. All right, so let's go to my favorite law. सारे पॉइंट रिपीट कर दीजिए, सारे पॉइंट थोड़ा रिपीट कर दीजिए, बुलेट पॉइंट. हाँ जी, लास्ट पॉइंट, यानी 6 लॉ का थोड़ा बुलेट पॉइंट बता दीजिए तक सबको. हाँ जी, बुलेट पॉइंट आप जो 6 लॉ बताए, लॉ ऑफ, उसको थोड़ा रिपीट, बुलेट पॉइंट कर दूं. बुलेट पॉइंट. फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ द लिड, जो ये कहता है कि हमारा बिजनेस उतना ही बड़ा होगा जितने अंदर हमारे अंदर लीडरशिप एबिलिटी होगी, जितनी हमारी नेतृत्व करने की क्षमता होगी उतना ही बड़ा हमारा बिजनेस होगा. सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ पर्सनल पावर, जो ये कहता है कि लीडर बनने के लिए हमें किसी भी पोजीशन, टाइटल, अथॉरिटी, डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है. लीडर बनने के लिए हमारे अंदर पर्सनल पावर होनी चाहिए. पर्सनल पावर का मतलब है कि हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर पा रहे हैं या नहीं. लॉ नंबर 3 इज कलेक्टिव विजन. कलेक्टिव विजन का मतलब यह है कि एक लीडर सिर्फ अपने बारे में स्वार्थी होके, सेल्फिश होके नहीं सोचता. उसका जो विजन होता है वो पब्लिक के लिए, वो लोगों के लिए, वो टीम के लिए, वो नेटवर्क के लिए होता है. सिर्फ उसका एक पर्सनल विजन नहीं होता, उसका एक पूरी टीम के लिए विजन है. लॉ नंबर 4 इज लॉ ऑफ कॉन्फिडेंस. लॉ ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि लीडर ना सुनने के बाद अपने डिसीजन से हटता नहीं है, अपने डिसीजन, अपने विजन के ऊपर टिका रहता है. उसमें इतना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होता है कि वो अपने डिसीजन को फॉलो थ्रू करे. लॉ नंबर 5 इज लॉ ऑफ बाइन. लॉ ऑफ बाइन का मतलब यह है कि लोग लीडर को पहले पसंद करेंगे, उसके बाद उसके विजन को पसंद करेंगे.
तो पहले हमें लोगों से बाय इन हमारे लिए लेना है, उसके बाद हम लोगों को अपने विजन के ऊपर बाय इन दिलवा सकते हैं। एंड लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म का मतलब ये है कि जैसे आप हो वैसे ही आपको लोग मिल जाते हैं। तो जैसे लोग आप चाहते हो अपनी टीम में, आप वैसे बन जाओ। तो जैसा आप बिहेवियर करोगे वैसा ही लोग भी बिहेवियर करेंगे। And let's go to the law number 7 now, and this is law of empowerment, and this is my personal favorite law. एक लीडर का जो शायद सबसे बड़ा काम है, जो उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो सबसे बड़ी ड्यूटी है, वो है लोगों को एम्पावर करना। एम्पावर मतलब लोगों को कॉन्फिडेंस देना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों में जोश भरना, लेकिन साथ ही साथ लोगों को सिखाना, लोगों को स्किल देना और लोगों को बताना कि कैसे काम करना है। सिर्फ मोटिवेशन से एम्पावरमेंट नहीं आएगी और सिर्फ स्किल देने से भी एम्पावरमेंट नहीं आएगी। तो हमें मोटिवेशन और एबिलिटी दोनों पे काम करना होता है, व्हाई एंड हाउ दोनों पे काम करना होता है। नाउ भुवन की टीम में देवा सिंह सोढी आ गए, 11 खिलाड़ी भुवन के तैयार हो गए, और जब भुवन की टीम बन गई तो भुवन ने क्या किया, घर जाके बैठ गया कि चलो टीम बन गई है, जिस दिन मैच होगा उस दिन मिलेंगे। क्या ऐसे किया भुवन ने? नो, भुवन अपनी टीम के साथ हर रोज प्रैक्टिस करता था। सुबह 5 बजे उठकर शाम तक पूरा दिन भर वो प्रैक्टिस करते थे। तो भुवन मोटिवेट भी कर रहा था और अपनी टीम को सिखा भी रहा था कि बैटिंग कैसे करनी है, फील्डिंग कैसे करनी है, बॉलिंग कैसे करनी है। तो उस मूवी का आपको गाना याद होगा, आई एम श्योर सबकी जबान पे वो गाना होगा। वो गाना हम बहुत बार अपने सेमिनार्स में भी बजाते हैं, बार बार हाँ हो तैयार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार। हाँ, सुना है आप सबने ये गाना? आई एम श्योर सुना होगा ये गाना। तो उस गाने में भुवन क्या कर रहा था? अपनी टीम को एम्पावर कर रहा था, टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, टीम को मोटिवेट कर रहा था। सो लॉ ऑफ एम्पावरमेंट, एक लीडर का सबसे बड़ा काम है टीम को एम्पावर करना। सौरव गांगुली ने क्या किया? सौरव गांगुली ने अपनी टीम को एम्पावर किया, इतने बुरे दौर में भी इंडिया की टीम को फाइनल्स पे ले गया। ये काम किया सौरव गांगुली ने। एज अ लीडर ऑल्सो वी नीड टू एम्पावर आवर टीम। अब जो मैं एक बात कहने वाला हूं उसको ध्यान से जरा सुनिएगा। हो सकता है कि कुछ लोग मेरे से वाकिफ ना हो या मेरी बात को ना माने, लेकिन जो मेरा मानना है वो ये है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि एक लीडर कोच नहीं होता। अ लीडर इज नॉट अ कोच। लीडर का काम है कैप्टन बनना, ना कि कोच बनना। कोच क्या करता है? कोच बाहर बैठता है और बाहर से ही डायरेक्शन देता है, बाहर से ही इशारे करता है, बाहर से बताता है कि ऐसे खेलो, वैसे करो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। लेकिन कोच खुद मैदान में पसीना नहीं बहा रहा। पर कैप्टन क्या करता है? कैप्टन मैदान में खेल भी रहा है और अपनी टीम को सिखा भी रहा है। लगान मूवी में कोच कौन थी? लगान मूवी में कोच थी अंग्रेज की सिस्टर। वो खेल नहीं रही थी, वो बाहर से बताती थी। लेकिन भुवन कैप्टन था, वो खेल भी रहा था, उसने खुद भी परफॉर्मेंस करनी थी, खुद भी रन बनाने थे, लेकिन टीम को सिखाना भी था, टीम को एम्पावर भी करना था। नेटवर्क में आपके लिए कोच हो सकते हैं कंपनी की मैनेजमेंट, जैसे कि हमारे ट्रेनर्स, हमारे एरिया मैनेजर्स, ये कोच हो सकते हैं। हम ट्रेनर्स और एरिया मैनेजर आपके जैसे जाके प्लान नहीं दिखाते, लेकिन जो आप लीडर हैं, आप कैप्टन हैं, क्योंकि आप रणभूमि में, फील्ड में प्लान दिखा रहे हो, ज्वाइनिंग ले रहे हो, और ये काम करते करते लोगों को सिखा भी रहे हो। और कैप्टन का रोल बहुत बड़ा होता है। एंड में ट्रॉफी कौन उठाता है? कैप्टन उठाता है। आप समझे मेरी बात? यस यस। सो लीडर का मतलब ये नहीं हुआ कि लीडर कहे कि जाओ ट्रेनिंग हो रही है अटेंड करके आओ, मैं बैठा हूं अपने घर में। नो, लीडर अपनी पूरी टीम के साथ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है, कंडक्ट करता है और अटेंड करता है। जैसे आज हम देख रहे हैं हमारे इतने सारे जीवीडीज, आज प्रमोद सर लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। प्रमोद सर, क्या जरूरत है उनको ये ट्रेनिंग अटेंड करने की? वो ऐसी इससे 100 गुना ट्रेनिंग्स हर रोज करते हैं।
लेकिन आज वो फिर भी इस ट्रेनिंग में है बिकॉज प्रमोद सर अपनी टीम के साथ एज अ कैप्टन मैदान में। सो हैट्स ऑफ टू यू प्रमोद सर। थैंक यू सर, थैंक यू तो सर। ऐसा ही कैप्टन हम सबको बनना है। और मैं एम्पावरमेंट के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि एक लीडर मोटिवेशन और एबिलिटी दोनों पे फोकस करता है। जेपी सर, आप मेरी बात को सुन रहे हो? एम आई ऑडिबल? कैन आई Yes. आस्क यू अ क्वेश्चन? यस सर, यस यस Yes, यस। yes, yes. सो जेपी सर, इमेजिन करो, मैं एक काल्पनिक एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, इमेजिनरी क्वेश्चन। इमेजिन दैट आई मोटिवेट यू फॉर 1 full month। मैं आपको पूरे 1 महीने के लिए मोटिवेट करूं, जेपी सर आप हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हो, जेपी सर यू कैन डू इट, सर आप हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हो, आप में वो टैलेंट है, आप में वो हौसला है, आप में वो शिद्दत है, सर आप हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हो। और मैं आपको पूरा मोटिवेट करके 1 महीने के बाद हेलीकॉप्टर में बिठा दूं, तो क्या आप हेलीकॉप्टर उड़ा लोगे? Not at all. बिल्कुल शायद नहीं। क्रैश, मैं तो आपके साथ नहीं बैठूंगा। लेकिन अगर आपको मैं मोटिवेट करने के साथ साथ हर रोज 5 घंटे की प्रैक्टिस भी दूं, हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग दूं पूरी, कैसे हेलीकॉप्टर उड़ाना है हर रोज 5 घंटे, मोटिवेट भी करूं और प्रैक्टिस भी करूं आपके साथ, और 1 महीने के बाद फिर मैं आपको हेलीकॉप्टर में बिठाऊं, क्या आप हेलीकॉप्टर उड़ा दोगे? Definitely, I will fly. एब्सोल्युटली यस। फिर हम पूरे भुवनेश्वर का चक्कर लगाएंगे। सो एम्पावरमेंट सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आती, एम्पावरमेंट मोटिवेशन और एबिलिटी से आती है। तो भुवन अपनी टीम को बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग की प्रैक्टिस करा रहा था, तो हमें भी अपनी टीम को होम मीटिंग कैसे कंडक्ट करनी है उसकी प्रैक्टिस करानी है, कैसे डेमोस करने हैं उसकी प्रैक्टिस करानी है, कैसे प्लान दिखाना है उसकी प्रैक्टिस करानी है, कैसे ऑब्जेक्शंस हैंडल करने हैं उसकी प्रैक्टिस करानी है, कैसे टेस्टिमोनियल देने हैं उसकी प्रैक्टिस करानी है, कैसे एडिफिकेशन करनी है उसकी प्रैक्टिस करानी है, कैसे जूम के ऊपर मीटिंग करनी है, कैसे फेसबुक लाइव करना है उसकी प्रैक्टिस करानी है, कैसे माइटी गार्ड इस्तेमाल करना है उसकी प्रैक्टिस करानी है। सो अ लीडर इज अ वन हु फोकसेस ऑन एम्पावरमेंट। सो करेंगे अपनी टीम की ट्रेनिंग्स, एम्पावर करेंगे अपनी टीम को। यस यस। Let's go to the next law, and this law is called law of persistence। और बहुत ही सरल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो इस लॉ का मतलब है कि लगातार लगन से लगे रहो, लगातार लगन से लगे रहो, चाहे उतार हो चाहे चढ़ाव हो, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि लाइफ की तरह या खेल की तरह बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। But a leader knows that tough times do not last, but tough people do। जब सब कुछ सही जा रहा हो, when every month is a record breaking month, when there is no problem at all, तो लीडरशिप की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज सब कुछ सही चल रहा है, लीडर चाहिए क्यों? लीडरशिप की जरूरत पड़ती है when times are tough, when there is a crisis। जब हालात मुश्किल होते हैं तब लीडरशिप की जरूरत होती है, अच्छे हालातों में लीडरशिप की इतनी जरूरत नहीं होती। सो अ गुड लीडर, अ ग्रेट लीडर नोस कि अभी स्पीड कम है, अभी हालात अच्छे नहीं है, अभी टफ टाइम है, कोई बात नहीं, मैं टिका रहूंगा, मैं लगातार लगन से लगा रहूंगा और अपने आप को इंप्रूव करता रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा। लगान मूवी में क्या हुआ, और ये मेरा फेवरेट सीन है, मुझे सबसे बढ़िया सीन लगता है लगान मूवी का। अंग्रेजों की टीम बैटिंग कर रही थी, गांव वाली की टीम बॉलिंग कर रही थी, अंग्रेज आउट ही नहीं हो रहा था। पहली विकेट के लिए उन्होंने 200 रन बना दिए और बुरी हालत कर रखी गांव वालों की, चौके छक्के मार मार के। लेकिन भुवन टिका रहा, लगा रहा, लगातार लगन से कोशिश करता रहा। उसको मालूम था अभी विकेट नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, लेकिन आगे जाके विकेट जरूर मिलेगी। और फिर गलती से एक अंग्रेज रन आउट हो गया, और जब वो अंग्रेज रन आउट हुआ तो भुवन फिर कचरा को लेकर आया। कचरा को जानते हैं मूवी में, जिसका हाथ खराब था, कचरा को लेकर आया भुवन, और कचरा ने जब बॉल घुमाई तो हैट्रिक मिल गई और 3 विकेट इकट्ठे गिर गई। और जहां पे अंग्रेज 600-800 रन बनाने की सोच रहा था, वहां पे वो 300 रन बना के आउट हो गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि भुवन ने परसिस्ट किया, भुवन ने हार नहीं मानी। भुवन को मालूम था कि टफ टाइम्स डू नॉट लास्ट,
but tough people do. बुरा समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो लोग अंदर से मजबूत होते हैं वो टिके रहते हैं। सो अभी जैसे समय है, लॉकडाउन है, थिंग्स आर नॉट इजी, किसी के लिए भी आसान नहीं है। सब लोगों के मन में डर भी है, अपनी देखभाल भी करनी है और बिजनेस भी आगे बढ़ाना है। सो जो लोग इस समय टफ होके डटे हुए हैं, और हम देख रहे हैं कि आपकी टफनेस के कारण, आपकी परसिस्टेंस के कारण मार्च सबसे ज्यादा पे आउट मोदी करने दिया। अप्रैल एक बहुत बड़ा महीना था, और मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी मुझे हो रही है, जो मई का महीना है वो मार्च से भी बड़ा होने वाला है। हमें तो ये लग रहा है कि वो शायद फरवरी को भी क्रॉस कर देगा। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर परसिस्टेंस। और जो मैं अभी सुन रहा था शुरू में, जिस हिसाब से आपने मस्टर्ड ऑयल लॉन्च किया है और जिस हिसाब से आपने हमारा शीट मास्क लॉन्च किया, दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और ये क्यों हुआ? ये कंपनी की परसिस्टेंस और आप सब लीडर्स की परसिस्टेंस के कारण हुआ। कुछ लोगों ने परसिस्टेंस नहीं रखा, वो घर बैठ गए, हार मान गए, लेकिन एक रियल लीडर हार नहीं मानता पूरे समय। Let's go to the law number 9. Another 5-7 minutes we'll finish this session, and this is very very important to understand, law of trust. सबको मेल करो। एक लीडर वही है जिसके ऊपर सबको होता है। जहां आपण कहउछन सेटा मेल करो। हां, जल्दी मेल। एक लीडर वही है जिसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट होता है, और ट्रस्ट गेन किया जाता है, अर्न किया जाता है बाय डिजाइन। बाय डिफॉल्ट ट्रस्ट नहीं आता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भी लोगों का ट्रस्ट हो, देयर आर ओनली दो तरीके हैं ट्रस्ट लेने के, जो नेक्स्ट लाइन में हम बताने वाले हैं। देयर आर ओनली 2 ways टू गेन ट्रस्ट। नंबर 1 इज कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब है एबिलिटी या क्षमता या काम करना आना चाहिए। तो जिस भी कार्य क्षेत्र में आप हो, जो भी आपका फील्ड है, अगर आप उसमें एक्सपर्ट हैं, अगर वो काम करना आपको आता है, तो लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर हो जाएगा। एंड नंबर 2 इज एथिक्स। एथिक्स बहुत सिंपली अगर हम बताएं तो इसका मतलब है प्रिंसिपल्स या ऑनेस्टी। सो जिस भी व्यक्ति में ये 2 चीजें होती हैं, नंबर 1 वो कॉम्पिटेंट है, यानी कि उसको काम करना आता है, वो एक्सपर्ट है अपने काम का, और 2 वो एथिकल है, वो प्रिंसिपल्ड है, वो ऑनेस्ट है, तो लोगों का ट्रस्ट ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा। और जब लोगों का लीडर के ऊपर ट्रस्ट होता है, तभी करके लोग लीडर की डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। Now in the movie, if we take an example, in the movie, भुवन की टीम बैटिंग कर रही थी, 8 विकेटें गिर चुकी थी, बहुत बुरी हालत थी, हारने वाली थी टीम। एक भुवन क्रीज पे था, बैटिंग कर रहा था, और एक थे ईसर काका, वो बैटिंग कर रहे थे। तो भुवन ने शॉट मारा और भुवन भागा, लेकिन जैसे भुवन भागा, भुवन गिर गया और रन आउट होने वाला था। तो ईसर काका ने जब देखा कि भुवन रन आउट होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया कि खुद भागे, भुवन को धक्का दे दिया और खुद रन आउट हो गए, और खुद रन आउट होके अपने विकेट का सैक्रिफाइस करके भुवन को बचा लिया, भुवन को आउट नहीं होने दिया। अब जब ईसर काका बाहर गए और गांव वालों से मिले, तो गांव वालों ने क्या बोला ईसर काका को कि तुम क्यों आउट हो गए, तुम्हें भागना नहीं आता, तुम टिके रहते। या उन्होंने बोला कि आपने अच्छा किया, भुवन को बचा लिया, बेशक खुद आउट हो गए। तो उन्होंने ईसर काका को कहा कि यार तुमने बढ़िया किया, भुवन को बचा लिया, क्योंकि ईसर काका का और गांव वालों का भरोसा या ट्रस्ट किसके ऊपर था? भुवन के ऊपर था। उनको मालूम था कि जब तक भुवन मैदान में है, तब तक हम मैच जीत सकते हैं, क्योंकि भुवन में 2 चीजें हैं। कौन सी 2 चीजें थी भुवन में? पहला कॉम्पिटेंस, भुवन को बैटिंग करने आती थी, और दूसरा एथिक्स, भुवन ऑनेस्ट था। सो ये 2 चीजें ही लोगों का ट्रस्ट हमारे में लेकर आती हैं। सो अगर हमने कॉम्पिटेंस की बात कर रहे हैं मोदी केयर में, तो यहाँ पे क्या मतलब है? हमें प्लान दिखाने आना चाहिए, हमारी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया हो, कॉन्फिडेंट हो प्रेजेंटेशन हमारी, डेमोस करने आने चाहिए, हमें स्ट्रक्चर्स के बारे में मालूम होना चाहिए, हमें इनविटेशन करने आनी चाहिए, हमें अपॉइंटमेंट बुक करना आना चाहिए, तो हमें बिजनेस करना आना चाहिए। और ऑफ कोर्स हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बिजनेस करेंगे, तो आपकी पूरी टीम का ट्रस्ट आपके ऊपर होगा, और जो भी आप डायरेक्शन दिखाएंगे, उस डायरेक्शन के ऊपर फिर लोग डट के जुड़कर काम करेंगे।
And let's go to the last law of the day, last law, the 10th law, Siddharth number 10. And this is called law of victory. And the law of victory says कि खेलना जब है तो सिर्फ एक चीज के लिए खेलना है, वो है जीतने के लिए. जब बिजनेस करना है तो सिर्फ एक चीज के लिए बिजनेस करना है, वो है अपने विजन को पूरा करने के लिए. खेलना भुवन के लिए क्रिकेट मैच खेलना कोई मनोरंजन का साधन नहीं था उसके लिए. भुवन के लिए क्रिकेट मैच गांव को खुशहाल बनाने का तरीका था. हमारे लिए बिजनेस टाइम पास है या हमारे लिए बिजनेस हमारे विजन को पूरा करने का एक माध्यम है? क्या है हमारे लिए विजन? हमारे लिए बिजनेस हमारे विजन को, हमारे गोल को, टारगेट को पूरा करने का तरीका है. और लीडर को यह मालूम है कि हम टाइम पास करने के लिए नहीं खेल रहे कि कोई और काम नहीं है, चलो बिजनेस यही करके देख लेते हैं. नो, लीडर knows that the victory is the responsibility of a leader. जीतना लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और लीडरशिप के लिए लूजिंग अनएक्सेप्टेबल है, क्विटिंग अनथिंकेबल है. ना इसका मतलब क्या है? लूजिंग इज अनएक्सेप्टेबल, क्विटिंग इज अनथिंकेबल. इसका सरल शब्दों में मतलब यह है कि लीडर जीतने के लिए हर वो काम करता है जो वो कर सकता है. जीतने के लिए हमें हर वो काम करना है जो हम कर सकते हैं विद इन द रूल्स. विद इन द रूल्स, विद इन द रूल्स में रहते हुए हम हर वो काम करेंगे जो हम कर सकते हैं. अगर हम हर वो काम कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं, देन वी आर अ लीडर. नाउ लॉकडाउन आया मार्च के महीने में. कुछ कंपनीज ऐसी भी थी जिन्होंने बोला कि हम 2 महीने के लिए क्लोजिंग ही नहीं करेंगे, बिलिंग बंद कर दी 2 महीने के लिए. लेकिन हमारे लीडर मिस्टर समीर मोदी जी ने हमें बोला कि यार जीतना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे लिए लूजिंग अनएक्सेप्टेबल है, क्विटिंग के बारे में सोच नहीं सकते. तो ऐसा सोचो, नए तरीके से सोचो, क्रिएटिवली सोचो, इनोवेटिवली सोचो कि लॉकडाउन के रूल्स का पालन करते हुए हम बिजनेस को कैसे बढ़ाएं. तो जब उन्होंने बोला कि लूजिंग इज अनएक्सेप्टेबल, क्विटिंग इज अनथिंकेबल, लेट्स थिंक क्रिएटिवली एंड इनोवेटिवली, तब जन्म हुआ माइटी गार्ड का, तब जन्म हुआ डबल पीवी धमाका का. एंड विद दीज इनिशिएटिव्स विक्ट्री इज इनएविटेबल. एंड नाउ वी आर सेइंग कि जो हमारा मई का महीना है वो मार्च और शायद फरवरी से भी बड़ा हो जाए, इवन इन द लॉकडाउन, बिकॉज लाइव्स आर इंपॉर्टेंट बट लाइवलीहुड्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट. सो जीतने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप की है. और लॉ ऑफ विक्ट्री ये कहता है कि हम हर वो काम करेंगे जीतने के लिए जो हम कर सकते हैं विद इन द रूल्स. सो दैट्स द लॉ ऑफ द विक्ट्री. एंड विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी. और मैं आशा रखता हूँ, होप करता हूँ कि जो आज हमने बात की ये आप सबके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन इसमें रहेगा और हम सारे इन लॉज को फॉलो करेंगे और अल्टीमेटली विक्ट्री को यानी कि अपने विजन को अचीव करेंगे. और जैसे कि मैंने बताया कि आज हमने थ्योरी के बारे में बात की है. देयर आर मेनी थिंग्स टू दीज लॉज. ये बेसिकली बिहेवियरल लॉज हैं. तो जैसे ही हमारा लॉकडाउन खत्म होगा हम एक फुल डे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे और कई सारे रोल प्लेज, गेम्स, वीडियोस के थ्रू हम इन लॉज को अपने बिहेवियर में उतारेंगे. Till then, thank you so much and over to Pramod sir and JP sir. Thank you. सरल सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, ट्रेनिंग दिया हमारे लोगों को. सर बहुत कुछ सीखने के लिए मिला. जो ये लॉ, जो भी 10 लॉ बताए, ये बहुत कुछ सीखने के लिए मिला. सर थैंक यू सो मच. बहुत जल्द सर आप मीटिंग अरेंज कीजिए, जो व्हाट्सएप की बात करते हैं बहुत जल्द आप अरेंज कीजिए. तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भुवनेश्वर में पहले शुरू कीजिए. तो दोस्तों आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, लेट्स ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सरल सर. सरल सर, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू फॉर योर ट्रेनिंग, ब्यूटीफुल ट्रेनिंग. Thank you, sir. Thank you, friends. Thank you very much. Okay, sir. Bye. Thank you very much.